Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will practice some one-word substitution questions based on CGL previous year examinations. तो CGL which previous year में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे. ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगा. So let's start. Number 1, very careful and precise. Very careful and precise. तो कौन सा ऐसा वन वर्ड है जो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस कर सके. ऑप्शन है मेटिकुलस, गैरुलस, ट्रिमेलुअस, ट्यूमेल्टुअस. मेटिकुलस, गैरुलस, ट्रिमेलुअस, ट्यूमेल्टुअस. वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज का मतलब है जब आप कोई काम बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत सटीक तरीके से करते हो, इसे कहते हैं बहुत केयरफुल एंड प्रिसाइज. मतलब बहुत ध्यान से करना, बहुत बारीकी से कोई चीज करना. वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज का वन वर्ड क्या होगा जो इसको रिप्लेस कर सके. गैरुलस. गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी, टॉकेटिव. ट्रिमेलियस. ट्रिमेलियस का मतलब होता है शेकिंग, नर्वस होना, वीक पड़ना, घबराना. ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेमलस. ट्रेमलस. ट्यूमेल्टुअस. ट्यूमेल्टुअस का मतलब होता है डिसऑर्डर हो जाना, कैओस होना, वो कुछ उथल पुथल होना, नॉइस होना, बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, उथल पुथल होना, कैओस होना, उसे कहते हैं ट्यूमेल्टुअस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटिकुलस. मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, विद अटेंशन टू डिटेल. बहुत बारीकी से जो कोई चीज की जाए उसे मेटिकुलस कहते हैं. ठीक है. मेटिकुलस मीन्स केयरफुल एंड प्रिसाइज, ध्यान से काम करना. गैरुलस मतलब बातूनी, टॉकेटिव. ट्रेम्युलस शेकिंग, नर्वस, घबराना, नर्वस होना, से कांपने लग जाना, वो घबरा जाना. ट्यूमल्टुअस नॉइजी, डिसऑर्डरली, मतलब कैओस होना, सब उथल पुथल, शोर शराबा, कहते हैं ट्यूमल्टुअस. So answer is meticulous, option number 1. ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको मेटिकुलस. मेटिकुलस कैसे याद रख सकते हैं? वैसे तो याद रहेगा, आपने सुना होगा बहुत, तो एक कॉमन वर्ड है. वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, सो वैसे याद रख सकते हैं. मेटिकुलस की मतलब जब उससे मीट करने जाओ ना, मतलब जब उससे मिलने जाओ, मीट करके नहीं जाओ, तो बहुत केयरफुल रहना, बहुत ध्यान से बात करना, कोई बेकार की बात मत करना. जब उससे मिलने जाओ तो बहुत केयरफुल रहना. ठीक. प्रिसाइज बिल्कुल बारीकी से सटीक बात करना, बेकार इधर उधर की बातें मत करना. जब उससे मिलने जाओ तो बहुत ध्यान रखना. ये है मेटिकुलस. ठीक है, बहुत उल्टे दिमाग का है तो ध्यान रखना उससे जब मिलने जाओ. और क्या वर्ड था हमारे पास? ग्रेरुलस. गैरुलस. गैरुलस. गैरुलस कैसे याद रख सकते हो? गैरुलस मतलब टॉकेटिव, बातूनी, जिन्हें बोलने का शौक हो, सब बहुत बोलते हैं. तो जो घेरा बनाकर, सर्कल बनाकर बात करते रहते हैं ना, कुछ लोग घेरा बना लेंगे, आपस में ग्रुप सा बना लेते और बातें करते हैं. तो गैरुलस वैसे घेरे से याद रख सकते हो. एक घेरा सा बना लो, सर्कल बना लो और आपस में बातें करते रहो. गैरुलस ऐसे याद रख सकते हैं. ट्रेमुलस. ट्रेमुलस याद रख सकते हैं हम. ट्रेमुलस. ट्रेमुलस तो ट्रेम्बल से याद रखो. ट्रेम्बल का मतलब होता है डरना, कांपना, तो वो याद रहेगा. और ट्यूमल्टुअस. ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है नॉइजी, डिसऑर्डर, सब उलट पुलट होना. ट्यूमल्टुअस वो कैसे याद रख सकते हो? थोड़ा सा बड़ा वर्ड है पर इजी है. ट्यूमल्टुअस. ट्यूमल्टुअस ऐसे याद रख सकते हो कि तुम हमेशा उल्टी बात करते हो. इसके वर्ड को अगर आप ब्रेक करो तो उसी में निकल आएगा. तुम हमेशा उल्टा सुनते हो, उल्टी बात करते हो. तो कोई लोग जब ऐसे बात कर रहे हो और ऐसे आपस में बोलने लग जाए कि तुम तो हमेशा उल्टा ही बात करते हो, कुछ और बोलो, कुछ और ही सुन लेते हो, तो क्या होगा? उनकी नॉइस हो जाएगी, आपस में इनका लड़ाई झगड़ा होगा, शोर शराबा होने लग जाएगा, केओस हो जाएगा, है ना, सब कुछ ऐसे उलट पुलट हो जाएगा. कि तुम हमेशा उल्टा ही सुन लेते हो और उल्टा सुन के कुछ और ही बोलने लगते हो. जब दो लोग ऐसे बात करने लगे, तो झगड़ने लगे, तो क्या होगा? लोग शोर शराबा होने लगेगा, या उलट पुलट होने लगेगा. सब हो सकता है एक दूसरे पे वो सामान दे के पहन दे तो सब उलट पुलट होने लगेगा. तो ऐसे याद रखना बस.
ठीक है, ट्यूमल्टुअस। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सभी बीमारियों का इलाज, उपाय, उसको क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, नार्कोटिक्स, पेनेशिया। एंटीसेप्टिक, अच्छा कि रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस तो समझ के नहीं दिया कि जब सारी बीमारियों का जो इलाज होना, कुछ उपाय होना, उसे कहेंगे क्या होता है आंसर उसका? आंसर इसका पेनेशिया होगा, पेनेशिया। बाकी मैं बताती हूँ। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब जो सेप्टिक ना हो उसके लिए जो ट्यूब्स लगाई जाती हैं, जैसे डेटॉल, सेवलॉन, कि सेप्टिक ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए जो लगाते हैं उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। किसी को चोट लग जाए तो एंटीसेप्टिक लगाई जाती है कि वो इन्फेक्शन फैले नहीं। एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब किसी को सर्दी जुकाम है ना ऐसे होता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। एंटीबायोटिक्स है जो वायरल इन्फेक्शन को रोकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। एंटीबायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरिया। बायोटिक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनाइजम्स को। तो बैक्टीरिया जब आ जाता है बॉडी में तो उसको एंटी करने के लिए, उसको काटने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आंसर इसका पेनेशिया होगा। एंटीसेप्टिक मीन्स दैट प्रोवाइड्स इन्फेक्शन से बचने के लिए जो देते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक्स यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो आंसर इसका पेनेशिया है। पेनेशिया का मतलब है क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, रामबाण जिसको कहते हैं, सभी बीमारियों का जो इलाज है, रामबाण। क्योर फॉर ऑल डिसीजेस इसे कहते हैं पैनेशिया। पैन मतलब ऑल, पेनेशिया क्या रहेगा? पेनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, वो उन्होंने पिक्चर डाली डेटॉल की, देखो इस पे लिखा है एंटीसेप्टिक लिखते। एंटीसेप्टिक वही होते हैं सेप्टिक ना फैले उसके लिए जो एंटीसेप्टिक दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर ऑल शिप्स। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर ऑल शिप्स, ऐसी जगह जहाँ शिप्स को, शेल्टर शिप्स को रखा जाता है, तो क्या कहते हैं? हार्बर, हेलीपैड, पोर्ट, बैरिक। हार्बर, हेलीपैड, पोर्ट, बैरिक। ये थोड़ा सा टेक्निकल, तो ये तो अगर पता हो उसका सही आंसर तभी आप बता सकते हो। हार्बर, हेलीपैड, पोर्ट, बैरिक। अच्छा चलो देखते हैं। हेलीपैड, हेलीपैड में थोड़ा हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है। हेलीकॉप्टर, तो हेलीपैड वो जगह होती है जो हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए बनाई जाए। हेलीकॉप्टर जहाँ लैंड करता है, चाहे वो किसी छत पे, रूफ पे हो सकती है या नीचे जमीन पर हो सकती है, तो वो जगह जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करे वो हेलीपैड है। ठीक है, पोर्ट, पोर्ट वो जगह होती है जहाँ शिप से सामान उतारा जाता है या उसमें सामान चढ़ाया जाता है। तो जहाँ शिप्स को रोका जाए उनमें सामान उतारने के लिए या सामान चढ़ाने के लिए, वो पोर्ट है। बैरक, बैरक वो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, उनको कहते हैं बैरक्स। अभी हम इसको देखते हैं अच्छे से ऑप्शन। आंसर इसका हार्बर होगा, बताती हूँ क्यों। हेलीपैड, helipad means a small area on the roof of a building or ground where helicopters land. जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं, तो चाहे वो रूफ पे, चाहे तो छत पे कोई जगह होगी या जमीन पर ग्राउंड पे कोई ऐसा जगह होती है, तो उसको कहते हैं हेलीपैड। हेलीपैड हेलीकॉप्टर, ठीक है, याद रखिए। हार्बर, हार्बर मीन्स अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर ऑल शिप्स, जहाँ शिप्स को बांध के रखते हैं। हार्बर वो जगह जहाँ शिप्स को बांध के रखा जाता है। क्यों बांधते हैं? ताकि या तो वो नदी का बहाव उन पर ना आए, ठीक है, वाटर से बचाने के लिए, सी वाटर, उनका जो नदी का बहाव है उन पर ना आए, इसलिए उनको ऐसे बांध के रखा जाता है। इसको कहते हैं हार्बर, वहाँ पे शिप्स को ऐसे बांध के रखते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगी और डिटेल में। पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है एन एरिया वेयर शिप स्टॉप टू लेट गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन एंड ऑफ, जहाँ पे शिप थोड़ी देर के लिए रुकती हैं सामान उतारने चढ़ाने के लिए, तो फिर लोगों को उतारने चढ़ाने के लिए, पैसेंजर्स को या फिर गुड्स को, ठीक है, उतारने चढ़ाने के लिए, उसको पोर्ट कहते हैं। हार्बर वो है तो शिप्स को बांध के रखा जाता है। बैरक, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर सोल्जर्स लिव, ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं।
को बैरक कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी पिक्चर्स में देखते हैं। हेलीपैड, हेलीपैड ने देखा जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लैंड करते हैं, तो ये जगह बनाई हुई ना हेलीकॉप्टर के लैंड करने की, ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा। तो हेलीपैड वो जगह है जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करता है। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। हार्बर, हार्बर वो जगह है जहाँ शिप्स को बांध के रखा जाता है। देखो ये शिप्स को टाई किया हुआ है, बांध के दिया हुआ, कि नदी के बहाव से उन्हें बचा सके, इसलिए उन्हें बांध के रखते हैं। तो हेलीपैड, हार्बर, हार्बर वो जगह है जहाँ शिप्स को बांध करके टाई करके रखा जाता है। पोर्ट, पोर्ट वो जगह होती है जहाँ शिप से सामान उतारा चढ़ाया जाए या लोगों को उतारा चढ़ाया जाए, देखो यहाँ पे सामान भरा हुआ है ना। तो वो पोर्ट वो जगह है जहाँ शिप रुकती है थोड़ी देर के लिए, ताकि पैसेंजर्स वहां से चढ़ उतर सकें या फिर सामान को उतारना चढ़ाना हो, तो वो है पोर्ट। और है हमारे पास बैरिक्स, बैरिक्स वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर सोल्जर्स। ठीक है, तो ये है हमारे, ये जो 4 वर्ड्स है। हार्बर वहाँ जहाँ शिप्स को बांध के रखते हैं, हेलीपैड जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे, पोर्ट वहाँ जहाँ शिप्स रुकती हैं पैसेंजर्स और गुड्स को उतारने चढ़ने के लिए, और बैरक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स पे सोल्जर्स। आंसर यहाँ पे हार्बर हो जाएगा। ठीक है, हेलीपैड, हार्बर, पोर्ट एंड बैरक्स। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी अच्छी, सबसे अच्छी क्वालिटी, इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव, रिएक्टिव, सुपरलेटिव, relative, productive, reactive, superlative, relative of the highest kind. प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है यूजफुल। प्रोडक्ट, आप कोई भी सा प्रोडक्ट खरीदोगे जो आपके काम का होगा, यूजफुल होगा, ऐसे तो नहीं करोगे खरीद के पहन दिया। तो जो यूजफुल हो वही प्रोडक्ट लोगे। तो प्रोडक्टिव का मतलब एक यूजफुल होता है, एक मतलब उसका फर्टाइल भी है, उपजाऊ, जैसे प्रोडक्टिव लैंड, इसमें फर्टिलिटी होती है, क्योंकि फसल उग सको। तो उपजाऊ या फिर यूजफुल, फर्टाइल एंड यूजफुल मतलब होता है प्रोडक्टिव का। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे। सुपरलेटिव और रिलेटिव, रिलेटिव तो समझते हैं जिसका आपसे कोई रिलेशन हो, कोई रिश्ता हो, रिलेटिव्स। और सुपरलेटिव, एक तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री जो दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, एक तो वो सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव का दो मतलब होता है। सुपरलेटिव का मतलब होता है अच्छा, गुड, अमेजिंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट। तो ये भी एक मतलब है सुपरलेटिव का, मतलब बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। आंसर इसका सुपरलेटिव होगा, द हाईएस्ट क्वालिटी। सुपरलेटिव का मतलब होता है एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत अच्छा। प्रोडक्टिव, यूजफुल, फर्टाइल, उपजाऊ, या फिर जिससे फायदा हो। रिएक्टिव, दैट शो रिएक्शन और रिस्पॉन्स, जो रिएक्ट करे, प्रतिक्रिया दे, रिएक्टिव। सो सुपरलेटिव आप समझ जाओगे, एक्सीलेंट, वंडरफुल की बहुत सुपर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्टिव, यूजफुल, जो प्रोडक्ट लोगे जो आपके काम का है। और प्रोडक्टिव लैंड आपको पता है, फर्टाइल लैंड। रिएक्टिव, दैट शो रिएक्शन और रिस्पॉन्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव तो आपको पता ही है, वो याद होगा। सुपरलेटिव इसका एक और मतलब वंडरफुल, अमेजिंग है। तो सुपर से याद रखेंगे, ये बहुत ही सुपर है, ये खाना बहुत सुपर है, वो बहुत अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस बहुत सुपर था, बहुत ही बढ़िया। तो सुपर का एक मतलब ये होता है सुपरलेटिव, एक तो वो एडजेक्टिव की डिग्री, एक सुपरलेटिव का मतलब वो अमेजिंग, वंडरफुल। तो सुपर से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, A records of one's life written by oneself. A record of one's life written by oneself. जब कोई अपने लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में खुद से लिखता है, उसको क्या कहेंगे? हिस्ट्री, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। हिस्ट्री, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। हिस्ट्री का मतलब तो होता है इतिहास, पास्ट इवेंट्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो है हिस्ट्री। बायोग्राफी, बायोग्राफी है जब कोई और आपके लाइफ के बारे में लिखे, कोई और आपकी जीवन कथा को लिखता है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी, इसी की आपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो
प्रोजेक्ट के एंड में हमें एक बिब्लियोग्राफी का पेज बनाना होता है। इसमें लिखना होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने कौन कौन सी साइट्स को रेफर किया, कौन सी वेबसाइट रेफर की, कौन सी बुक्स को रेफर किया, कौन से आर्टिकल रेफर किए। तो उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। कि जब किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वर्क के लिए जिस सोर्सेस को आप रेफर करते हो उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। द बुक्स, आर्टिकल्स, ओके, that you have referred for completion of a project, उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। जब आपने प्रोजेक्ट को उसे तो एसएस मोड में किया होगा, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का एक पेज बनता है, तुम पे लिखते हैं कि ये वाली साइट रेफर की, हमने ये वाली बुक्स रेफर की इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में, हमने बिब्लियोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आर्टिकल, जब आप खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखते हो, अपनी लाइफ स्टोरी खुद से लिख रहे हो, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और ये क्या क्वेश्चन था, रिकॉर्ड्स ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ, खुद से लिखना अपने लाइफ के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ होता है, ग्राफी मतलब राइटिंग, और ऑटो मतलब अपना। ऑटोबायोग्राफी खुद की लाइफ के बारे में लिखना। हिस्ट्री का मतलब तो पास्ट इवेंट्स, इतिहास होता है। बायोग्राफी लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, जब कोई और हमारी लाइफ के बारे में लिखता है उसे कहते हैं बायोग्राफी। कोई और अपने जीवन कथा के बारे में लिखे। आंसर ऑटोबायोग्राफी है, जब आप खुद अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जीवन कथा के बारे में लिखते हो, आत्मकथा कहते हैं जिसको। हिस्ट्री मतलब तो पास्ट इवेंट, इतिहास है। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं वैसे, पर्पस क्या होता है पास्ट क्यों पढ़ते हैं, लर्न फ्रॉम पास्ट, कि से कुछ सीख सके। चलिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब रिकॉर्ड ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वनसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। जब आप लोग अपने जीवन कथा के बारे में लिखोगे, आत्मकथा, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जहाँ उन्होंने खुद अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया। विंग्स ऑफ फायर आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी है, उन खुद अपनी आत्मकथा लिखते हैं। तो किससे भी क्या चाहिए। Biography means, it's a bibliography, means a list of sources, that is books, articles, website referred for a project. कोई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कोई वर्क पूरा करने के लिए जो उसमें सोर्सेज, बुक्स, वो जो आर्टिकल, वेबसाइट रेफर की ना, उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, एक ही समय में। कॉमरेड्स, कंटेम्परेरीज, compromises, renegades. Comrades, contemporaries, compromises, renegades. Belonging to the same period. आंसर हो जाएगा इसका कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, एक ही समय में। ठीक है, उसे कहते हैं कंटेम्परेरी। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, कंपेनियन, फ्रेंड, मित्र, उसे कहते हैं कॉमरेड। कंप्रोमाइज का मतलब तो समझौता होता है, कोई एडजस्टमेंट करना। और रेनिगेट, रेनिगेट कहते हैं ब्रिटन को, गद्दार को, जो अपनी टीम को या अपने जो है ना, जो देश है उसको छोड़ के किसी और से मिल जाए, उसे रेनिगेट कहते हैं। तो आंसर इसका कंटेम्परेरी हो जाएगा। बाकी कॉम्रेड का मतलब फ्रेंड, कंपेनियन होता है। रेनिगेट मीन्स रिबेल, ट्रेटर, गद्दार। इसको हम याद रख सकते हैं। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी से निकल सकते हैं। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी कहते हैं इसे टेम्परेरी फ्रेंड। टेम्परेरी फ्रेंड है, अभी परमानेंट नहीं है। तो टेम्परेरी फ्रेंड कौन होगा आपका, जो आपके समय में है, उसी समय में जिसमें आप समकालीन है। कंटेम्परेरी ऐसे ही याद रख सकते हैं टेम्परेरी से। और है हमारे पास कॉमरेड। कॉमरेड आप कंपनी से याद रख सकते हो। कॉमरेड का मतलब होता है फ्रेंड, पार्टनर, कंपेनियन, साथी, मित्र। तो कॉमरेड हम कंपनी से याद रखते हैं, जो आपको कंपनी दे, जो आपका साथ दे। कंपनी से याद रख सकते हो कॉमरेड, जो आपको कंपनी देता है, आपके साथ रहता है, कंपेनियन। और है हमारे पास रेनिगेट। रेनिगेट
रेनिगेट का मतलब होता है होता डिसलॉयल, ट्रेटर, जिसे याद रख सकते हो। रेनिगेट, इसको हम ब्रेक करें। रानी, उसने रानी के साथ, रैनी को रानी, रानी के साथ गद्दारी की। रेनिगेट, रानी के साथ, द क्वीन के साथ उसने गद्दारी की। ये से तुम्हें गद्दारी याद कर सकते हो। तो रेनिगेट मतलब गद्दार होता है, ट्रेटर, डिसलॉयल। उसने रानी के साथ गद्दारी की, अपने ही राज्य के साथ गद्दारी की, रानी के साथ गद्दारी की, रानी गेट। ठीक है, इसे याद रख सकते हो रानी से। तो आंसर इसका कंटेम्प्रेरी। इसे एग्जाम्पल भी दिया है, गैलीलियो, गैलीलियो एंड शेक्सपियर फॉर कंटेम्प्रेरीज। गैलीलियो और शेक्सपियर कंटेम्प्रेरीज थे, एक ही समय में थे, समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए, फेवरेटिज्म शोन बाय अ पर्सन इन फेवर ऑफ हिज रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स को, जिससे आपका कोई रिलेशन है, या अपने किसी को फेवरेटिज्म दिखाना, उन्हें सपोर्ट करना, उसे क्या कहते हैं? फेवरेटिज्म शोन बाय अ पर्सन इन फेवर ऑफ हिज रिलेटिव्स, तो अपने लोगों को फेवरेटिज्म दिखाना, अपने लोगों को आगे करना, उसे कहते हैं फॉर्मलिज्म, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, नेपोटिज्म। आंसर इसका क्या होगा? या तो आपने बहुत सुना होगा, आंसर इसका नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब अपने लोगों को, जिससे आपका कोई रिलेशन है, उनको आगे करना, उसे हम कहते हैं उन्हें फेवरेटिज्म देना, नेपोटिज्म। ठीक है। बाकी फॉर्मलिज्म, एक्टिविज्म, ब्यूरोक्रेसी। फॉर्मलिज्म का मतलब तो है बहुत ज्यादा जिसमें फॉर्मेलिटी हो, बहुत ज्यादा औपचारिकता हो, बहुत रूल्स रेगुलेशंस होना, उसे कहते हैं फॉर्मलिज्म, बहुत फॉर्मल होना, बहुत औपचारिक तरीका होना। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म सुना होगा आपने, क्या लाल फीता इनाम दिया जाता है फाइल्स को, कितना डिले हो रहा है किसी काम को करने में, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होना, बहुत रूल्स रेगुलेशन, बहुत प्रोसीजर होना, इससे चीजों में डिले होना, उसे कहते हैं रेड टेपिज्म। और ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर ही होता है जो लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, दैट पीपल फाइंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अभी देखते हैं इसको डिटेल में। फॉर्मलिज्म मतलब एक्सेसिव एडहेरेंस टू रूल्स, बहुत ज्यादा औपचारिकता करना, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होना, बहुत डिसिप्लिन होना, ऐसे समझ लो फॉर्मलिज्म, बहुत फॉर्मेलिटी वाली होती है। रेड टेपिज्म, excessive adherence to bureaucracy that causes delay, मतलब इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर में पढ़ना कि जिससे जैसे डिले होता है। ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल रूल्स ऑफन कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून होना जो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी को अपने गांव में बिजली लानी है, उसे इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो वो गया बिजली विभाग, बिजली के ऑफिस गया, तो उसको इतनी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी कि दूसरे वहाँ से ऑफिसर, इस ऑफिसर से अप्रूवल लो, इस और दूसरे ऑफिसर से अप्रूवल लो, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, एड्रेस प्रूफ दिखाओ, तो इतने ज्यादा उसको डिले होगा, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होना जो अक्सर इंसान को बहुत मुश्किल लगती है, कॉम्प्लिकेटेड, और इनकी वजह से डिले भी होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होना, बहुत रूल्स रेगुलेशंस होना, तो मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है। So favoritism shown by a person in favor is of his relatives is concerned nepotism. Here nepotism का मैंने पिक्चर लगाई है, आगे देखते हैं। A roundabout way of expression, a roundabout way of expression बात मतलब गोल गोल घुमाना, तो क्या कहेंगे? Verbose, talkativeness, circumlocution, loquacious. A roundabout way of expression, verbose, talkativeness, circumlocution, loquacious. वर्बोस का मतलब होता है टॉकेटिव, वर्बोस मतलब है टॉकेटिव, बतूनी, जो बहुत ज्यादा बात करेगी, यार इंडस्ट्री भी हमने देखा। टॉकेटिवनेस, टॉकेटिवनेस का मतलब यह बहुत ज्यादा बात करना, बहुत टॉकेटिव होना। लोक्वेशियस का मतलब भी वही होता है, बहुत बोलना, बतूनी, बहुत ज्यादा बात करना। राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? सर्कमलोकेशन मतलब राउंड राउंड लोगों बातों को ऐसे गोल गोल घुमाना, जैसे सर्कल होता है, सर्कल में सर्कमफ्रेंस की गहराई को सर्कमफ्रेंस कहते हैं।
तो जैसे सर्कल गोल गोल होता है, तो वैसे ही बातों को गोल गोल घुमाना, उसको कहते हैं सर्कमलोकेशन। ठीक है, वर्बोस मीन्स टॉकेटिव, बात नहीं होना, लोक्वेशियस टॉकेटिव, सर्कमलोकेशन और टॉकेटिवनेस का मतलब टॉकेटिव भी हो गया। आंसर इसका सर्कमलोकेशन है। वर्बोस, वर्बोस आप याद कर सकते हो, इसके पास बहुत वर्ब है, मतलब बहुत वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स हैं, इतने वो वर्ड बना लेता है, इतने वर्ड्स बना लेता है, उसके वर्ड्स को कभी खत्म ही नहीं होता। तो वो कब वर्ड्स है, वैसे भी आप देख सकते हो, वर्ड्स का वो बॉस है, इतने बहुत सारा बोलता है, वर्ड्स का वो बॉस है, बहुत बोलता है वो बॉस। और था हमारे पास लोक्वेशियस, लोक्वेशियस शुरुआत लोगों से बातें करे, लोक्वेशियस जो लोगों से वो बातें करता है, वो लोग उससे आप याद रख सकते हो, लोक्वेशियस जो लोगों से वो खूब बातें करता है, लोक्वेशियस। और सर्कमलोकेशन मैंने आपको बता दिया, राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। सर्कमफ्रेंस याद रखना, ऐसे सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, उसकी गहराई को कहते हैं, तो वैसे ही बातों को गोल गोल घुमाना, गोल गोल घुमाते रहना, वह सर्कमलोकेशन। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट लास्ट सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन, तो सिर्फ यंग पर्सन के लिए। यूथफुल, प्योराइल, एडोलेसेंट, जुवेनाइल। यूथफुल, प्योराइल, एडोलेसेंट, जुवेनाइल। यूथफुल का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, युवा, यंग, उसे कहते हैं यूथफुल। प्योराइल, प्योराइल का मतलब होता है इनोसेंट, मासूम। एडोलेसेंट, जुवेनाइल, एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर, किशोर अवस्था, टीन एज, उसे कहते हैं एडोलेसेंट। मोस्टली 13 और 17, 13, 19 के बीच में जो एज होती है। और जुवेनाइल, जुवेनाइल, आंसर इसका जुवेनाइल होगा, सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन, जो किशोर अवस्था पे हो, उसके लिए भी हम जुवेनाइल यूज करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस आपने सुना होगा। एडोलेसेंट और जुवेनाइल में क्या फर्क है, दोनों का यूज हम किशोर के लिए करते हैं, टीनेज के लिए मोस्टली करते हैं। फर्क ये होता है कि जुवेनाइल का यूज थोड़ा जुडिशरी के सेंस में किया जाता है, कोर्ट वगैरह के सेंस में उसमें करते हैं, कानून के सेंस में, लॉ के सेंस में करते हैं। और एडोलेसेंट का यूज हम लोग नॉर्मल बातचीत में करते हैं, जनरली हम करते हैं अपनी बातचीत में। तो ये फर्क है, मतलब मीनिंग दोनों का एक जैसा होता है कभी, लेकिन ज्यादा सुटेबल जो है वो जुवेनाइल होगा, क्योंकि जुवेनाइल का यूज हम जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड में किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा जुवेनाइल। प्योराइन का मतलब हो गया चाइल्डिश, इमेच्योर, बचकाना। यूथफुल मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव, यंग, बहुत चुस्त दुरुस्त, एक्टिव होना, फुल ऑफ एनर्जी, यंग होना। आंसर इज जुवेनाइल। सो आई होप इट्स क्लियर, आपको जरूर समझ आए होंगे पॉइंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क, कीप प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए तो क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो, और आपको किसी और टॉपिक की अगर वीडियो चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी।